नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट LAC पर चल रहा है उसके बारे में। आज हम सीखेंगे जो भारत और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि हमने वो सड़क बनाई है लिपुलेख दर्रे तक, तो उसमें नेपाल को क्या प्रॉब्लम हो रही है और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं चीन ही है। तो आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे और हाँ, डिटेल्स में जानेंगे। डिटेल्स में मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको रोड का बता दूं कि रोड बन रही है, ये इसलिए विवाद हो रहा है। पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे कि आखिर ये नेपाल में विरोध हो क्यों रहा है, और वीडियो देखने के बाद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये विवाद है क्यों और इस विवाद को इतना तूल देने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर? क्योंकि हमारे जो 24 घंटे वाले एंटरटेनमेंट चैनल, जिन्हें न्यूज चैनल कहते हैं ना, वो इन्हें बहुत तूल दे रहे हैं क्योंकि उनके पास फिलहाल न्यूज ही नहीं है। कोरोना, इंडो नेपाल, इंडो चाइना, यही न्यूज है इनके पास, तो इसलिए बड़ा चढ़ा के इन्हें दिखाते ही है। और बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स भी हैं कि भारत और नेपाल की दोस्ती जो है वो टूट गई है, ये हो गया है, वो हो गया। कुछ नहीं हुआ है। अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको कि ऐसा पहले श्रीलंका और मालदीव के साथ भी लगता था, लेकिन अब वो हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं। तो ये सिर्फ चुनावी दल होते हैं, पार्टियां होती हैं, उनकी विचारधाराएं होती हैं। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये विवाद है क्यों और इसे ज्यादा तूल देने की जरूरत क्यों नहीं है। तो पहले विवाद समझ लेते हैं कि जो हमने रोड बनाई है, आपने एक बार बार यहाँ पे एक नाम सुना होगा, लिम्पियाधुरा या काला पानी। मोस्टली इसे काला पानी विवाद कहते हैं। तो जगह है ये काला पानी, उसे देख लेते हैं। तो ये हमारे भारत का मैप है, ठीक। ये नेपाल है, ये उत्तराखंड है और ये चाइना। तो ये देखिए, ये वाली जो जगह है ना, ये विवाद की जड़ जो है वो ये है, ठीक। चलो इसे और जूम आउट करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये वाला या नेक्स्ट इमेज में ये जो बताया था आपको, ये वाली जगह वो ये यहां पे बताई गई है, ठीक। अब देखिए विवाद क्या है। ये एक संधि है, सगोली की संधि। अब ये सगोली क्या है? ये सगोली बिहार में एक जगह का नाम है। हुआ क्या था, 1814 में नेपाल और ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि 1814 में भारत जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के बीच में और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए। और उसके जब भी युद्ध खत्म होता है तो संधि होती है। अब संधि का मतलब क्या है? हारा हुआ पक्ष, जो हारा है युद्ध, और जो जीता है वो एक साथ बैठते हैं और समझौता करते हैं। क्यों? क्योंकि हर लड़ाई का अंत एक समझौते के साथ होता है। तो जो समझौता होता है उसमें जो जीता हुआ पक्ष होता है वो अपनी शर्तें रखता है और जो हारा हुआ पक्ष होता है उसे वो शर्तें माननी पड़ती हैं। तो ये जो संधि हुई थी, ये बिहार का, आज के समय बिहार का एक जगह है, बिहार में एक जगह है सगोली, तो वहां पर हुई थी, इसलिए इसे कहते हैं सगोली की संधि। तो सगोली की संधि में हुआ क्या? सगोली की संधि में ये कहा गया कि ये नेपाल और भारत के बीच में जो सीमा है, जो ये जो बाउंड्री रहेगी, ये रहेगी काली नदी। काली नदी, इसे शारदा नदी भी कहते हैं। तो ये नदी जो है ये इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाएगी, ठीक है। और नक्शे भी क्लियर हो गए, नक्शे भी हो गए थे कि हाँ ये बाउंड्री है। अब लेकिन असली में विवाद क्या है? विवाद ये है कि यहां पर ये जो नदी है, देखो यहां से तो ये नदी है काली नदी, ये तो है, लेकिन है क्या, यहां पे इस नदी की एक धारा तो आती है यहां से और एक धारा आती है यहां से, क्लियर। अब ये वाली जो जगह है ये तो है लिम्पियाधुरा और ये है लिपुलेख। आपने सुना भी होगा लिपुलेख दर्रा, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है वो लिपुलेख दर्रे से होती है। अब देखो हुआ क्या, पहले तो 1816 से और 1860 तक ब्रिटेन ने ये वाली जो धारा है, ये वाली नदी है, इसे ओरिजिनल नदी माना, ठीक। अगर आप इसे ओरिजिनल नदी मानेंगे
तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये नेपाल को चला गया। तो 1816 से 1860 तक अंग्रेजों ने इसे माना। अब लेकिन अंग्रेजों को बाद में पता चला कि ये जो लिपुलेख दर्रा है और ये चीन तिब्बत है, तो तिब्बत से बहुत अच्छा व्यापार हो सकता है। तो किया क्या अंग्रेजों ने, बाद में 1860 के बाद में इसे नहीं माना और ये कहा कि जी ये वाली जो नदी है ना, ये वाली जो धारा है, यही ओरिजिनल धारा है और यही काली नदी है। ठीक, तो अब ये विवाद है। हम तो कहते हैं, जो भारत का पक्ष है, भारत कहता है कि जो लिपुलेख से एक नदी आ रही है ना, ये ओरिजिनल काली नदी है। तो इसका मतलब अगर ये नदी है तो ये वाला पूरा हिस्सा ये किसका हुआ? ये हमारा हुआ। नेपाल कहता है नहीं, ये नहीं है। 1816 का मैप देखो और ये वाली जो लिम्पियाधुरा से निकल रही है, अंग्रेजों ने ऐसे माना था, इसलिए ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये नेपाल का है। अब हुआ क्या, विवाद बढ़ा क्यों आगे, यहां पर पहले से इरेज कर लेते हैं। अब ये विवाद हुआ क्यों? अब विवाद ये इसलिए हुआ कि भारत ने यहां पर एक पक्की सड़क बना दी। अब पक्की सड़क क्यों बनाई? क्योंकि अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये नई सड़क बनी है, नई सड़क नहीं बनी है, यहां पहले भी कच्ची सड़क थी। जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी वो इसी लिपुलेख दर्रे में इसी कच्ची सड़क से होती थी। अब लेकिन भारत जितनी भी चीन बॉर्डर से सटे हुए एरियाज हैं, वहां पर अपने जो कंस्ट्रक्शन का काम है, रोड है, वो अच्छी करता जा रहा है। और जैसा LAC में हो रहा है, चीन को विवाद है कि हम अपने एरिया में सड़क क्यों बना रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर जब हमने सड़क बनाई तो नेपाल ने इसका विरोध किया, कि नेपाल ने ये कहा कि जी ये वाला एरिया तो हमारा है, तो आप इस पे सड़क कैसे बना सकते हैं। लेकिन यहां पर ऑलरेडी कच्ची सड़क थी, हमने कोई नई सड़क नहीं बनाई है, हमने यहां पर बस उस सड़क को पक्का किया है कि कैलाश मानसरोवर जो यात्री जाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कठिनाई ना हो। तो ये विवाद है। अब लेकिन ये विवाद की जड़ क्यों है? अच्छा, अगर इस विवाद को सिर्फ इस रोड से देखोगे तो ये विवाद समझ में नहीं आएगा। डिटेल्स में देखेंगे कि आखिर ये विवाद है क्यों, कि नेपाल को इस सड़क से प्रॉब्लम क्या है। और असली में नेपाल को प्रॉब्लम नहीं है, असली में इस सड़क से प्रॉब्लम है चीन को। क्यों? क्योंकि हम यहां से अगर रोड बन गई है, पक्की सड़क बन गई है, तो हम बहुत आसानी से इस यहां क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। और अगर इस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, मतलब बॉर्डर है, तो चाइना को तो प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि वो तो अपने यहां पे बुलेट ट्रेन ले आए हैं, और हम यहां अगर पक्की सड़कें बना रहे हैं तब भी उन्हें प्रॉब्लम है। तो ये बात है तो रोड की। क्लियर है कि भारत तो मानता है कि जो काली या शारदा नदी है वो निकलती है लिपुलेख से, तो इसका मतलब ये पूरा एरिया हमारा। और नेपाल कहता है कि नहीं जी, ये जो लिम्पियाधुरा है ना, यहां से जो नदी निकलती है वो ओरिजिनल है और ये तो सहायक नदी है। तो ओरिजिनल नदी ये है, इसलिए ये वाला एरिया पूरा नेपाल को बिलोंग करता है और आपने हमारे एरिया में सड़क कैसे बना दी। क्लियर? तो ये थी सगोली की संधि जिसके ऊपर ये विवाद है, नेपाल ये पक्ष रख रहा है। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें तो नो डाउट वहां पर 1816 से 1860 के मैप देखें तो जो नेपाल का पक्ष है वो मजबूत है, नेपाल उस हिसाब से ठीक कह रहा है। लेकिन 1860 के बाद से और अभी तक यहां पर भारत का कंट्रोल है, और ये उत्तराखंड का एक जिला है पिथौरागढ़, तो वहां पे है। तो ऐसे कैसे हम मतलब पुराने मैप को देख के और ये विवाद आज हो रहा है, ये तो ठीक नहीं माना जा सकता। और आज ही क्यों हो रहा है ये भी समझेंगे कि अभी क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये सगोली की संधि देख चुके हैं, सगोली बिहार का एक क्षेत्र है। ठीक है, अब देखते हैं कि नेपाल में ऐसा हो क्यों रहा है, अभी क्यों हो रहा है। देखो, नेपाल में पहले राजतंत्र था, राजा महाराजा ये सब हुआ करते थे, लेकिन नेपाल में डेमोक्रेसी लोकतंत्र आया था 1990 में। ठीक, और हम सबको पता है नेपाल के सिर्फ दो पड़ोसी हैं, एक तो भारत है और एक चीन है। अब भारत क्या है? भारत एक लोकतंत्र देश है, और चीन क्या है? चीन एक कम्युनिस्ट देश है ना, कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर, कम्युनिस्ट देश है। तो नेपाल में देखो, चुनावी पार्टी तो बहुत है, चुनावी दल तो बहुत है, लेकिन जो दो मेन दल हैं, एक तो है नेपाली कांग्रेस और एक है कम्युनिस्ट दल। तो है क्या, ये जो नेपाली कांग्रेस है इसका ज्यादा झुकाव है भारत की ओर। ठीक, और ये जो कम्युनिस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिस्ट पार्टी है तो किसे सपोर्ट करेगी? चीन को सपोर्ट करेगी। तो ये पार्टी सपोर्ट करती है चीन को, तो नेपाली कांग्रेस सपोर्ट करती है भारत को
और कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट करती है चीन को। क्लियर। अब होता क्या है, 2017 में चुनाव होते हैं। अब जैसे 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे भारत में, ऐसे ही 2017 में कम्युनिस्ट जो मतलब वहां पे इलेक्शन हुए, उसमें जो कम्युनिस्ट दल था ये जीत गई। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसने सरकार बना ली, और पता है ये चीन समर्थित सरकार है। ठीक है। अब यहां से ही भारत और नेपाल के रिलेशन में थोड़ी खटास आनी शुरू हो जाती है। ठीक। अब पता है, हर देश का एक सबसे पहला अहम मुद्दा होता है उसका आर्थिक मुद्दा। आप हिस्ट्री में भी कितने भी युद्ध पढ़ेंगे, जितने भी युद्ध होते हैं ना, वो मोस्टली इकोनॉमी के लिए होते हैं। भले ही और कोई रीजन बता दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो मेन युद्ध होते हैं वो इकोनॉमी के लिए होते हैं। अब है क्या, आर्थिक मुद्दा क्या था, 2017-18 की अगर हम बात करते हैं तो भारत और नेपाल के बीच में जो पूरा व्यापार ट्रेड हुआ था वो हुआ था $6.82 बिलियन का। ठीक है। जिसमें भारत ने नेपाल को बेचा, एक्सपोर्ट किया 6.38 बिलियन, और नेपाल से खरीदा 437 मिलियन। तो एक तरीके से पूरा का पूरा व्यापार जो है वो भारत की ओर झुका हुआ है, भारत की ओर झुका हुआ है ना। और इसमें से जो भारत नेपाल से खरीदता है ना, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा है पाम ऑयल का। पाम ऑयल हम नेपाल से बहुत खरीदते थे। अब लेकिन होता क्या है, जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी थी, ठीक है, आर्टिकल 370 जब रिमूव हुआ था तो पाकिस्तान ने बहुत रोना रोया था पूरी दुनिया के सामने। और आपको शायद याद होगा, जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत विरोधी बयान दिए थे। और भारत सबसे ज्यादा पाम ऑयल खरीदता था मलेशिया से। तो हमने मलेशिया को सबक सिखाने के लिए क्या किया कि हमने ये कहा कि जी अब हम जो बिल्कुल पाम ऑयल तैयार होके आता है, अब हम उसे नहीं खरीदेंगे, हम कच्चा माल लाएंगे यहां पर और उसे रिफाइन करेंगे और पाम ऑयल यही भारत में बनाएंगे। अब क्योंकि हम मलेशिया से सीधा मना नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि मलेशिया आसियान जो एक ग्रुप है उसका मेंबर है, तो हम ये नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने मलेशिया को सबक सिखाने के लिए क्या किया कि जो वहां से बिल्कुल तैयार हुआ पाम ऑयल आता था उस पर बैन लगा दिया। अब हम ये कहेंगे, अब हमने ये कहा कि जी अब हम कच्चा माल खरीदेंगे और उससे पाम ऑयल रिफाइनरी जो भी रिफाइन होगा वो भारत में करेंगे। अब लेकिन मलेशिया बेचता है बना हुआ पाम ऑयल और कच्चा माल बेचता है इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया से हम ये सब खरीदने लगे। लेकिन पाम ऑयल का बहुत सारा हिस्सा नेपाल भी हमें बेचता है, तो उस समय तो हमने नेपाल को और बांग्लादेश को छूट दे दी थी कि आप यहां पर पाम ऑयल बेच सकते हैं कुछ समय के लिए। मलेशिया से तो बैन लगा दिया था। अब लेकिन कुछ समय पहले भारत ने, जब से ये कोरोना हुआ है और वो आत्मनिर्भर की बात हो रही है ना, तो नेपाल और बांग्लादेश से भी बैन लगा दिया कि अब हम आपसे भी पाम ऑयल नहीं खरीदेंगे। तो एक तो नेपाल इतना कम चीज बेचता है भारत को, और ऊपर से हमने पाम ऑयल पर भी बैन लगा दिया। तो एक तो ये इसलिए चिड़े हुए थे, ठीक है, तो इसलिए इनके सिर में दर्द हो रहा था। और दूसरा विवाद क्या था, वो रोड वाला। तो हमने एक वो रोड बना दी, अपने एरिया में रोड बनाई, और रोड बनाई भी नहीं, वो कच्ची रोड थी पहले, उसे पक्की करा, तो इससे इन्हें प्रॉब्लम है। क्लियर है ये? तो मेन जो मुद्दा है वो आर्थिक मुद्दा और पाम ऑयल का मुद्दा भी है। क्लियर? फिर अब देखते हैं रक्षा या सामरिक मुद्दा, जो दूसरा मुद्दा है वो भी बताया। लिपुलेख दर्रे तक हमने सड़क बना दी। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो भी सब हो रहा है ये नेपाल की जनता नहीं कर रही है, ये सिर्फ जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है वो कर रही है। और हम उस पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप भी सही लगा रहे हैं, आरोप क्यों लगा रहे हैं आप ये समझिए। चीन का माउंट एवरेस्ट पर एक बयान आया है, ठीक, देखते हैं, ये देखिए, ये चाइना का सरकारी मीडिया है और उसका ये 2 मई को एक ट्वीट आया था, ट्वीट करा था उसने। ये माउंट एवरेस्ट की कुछ पिक्स हैं और ये देखिए, माउंट एवरेस्ट जो बताया गया है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन चाइना तिब्बत। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल और चीन के बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन इस ट्वीट में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सिर्फ और सिर्फ चाइना के तिब्बत में बताया है। अब यहां पर चीन ने पूरा का पूरा जो माउंट एवरेस्ट है उसे चीन में बता दिया।
तो यहां पर इनकी जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने अपने एरिया में ही सड़क बना ली, कच्ची सड़क थी उसे पक्की कर लिया, तो इसमें इन्हें प्रॉब्लम हो गई है। तो हम क्यों ना कहें कि चीन का प्रभुत्व है इस पार्टी पर, ठीक है। तो ये विवाद की जड़ है। अगर करना ही है तो दोनों को करो भाई। हमने तो एक जो सड़क है वो ही बनाएंगे, उन्होंने तो पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट ही अपना बता दिया है, फिर भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन फिर भी 2 मई को ये ट्वीट था, तो ये चाइना ने सरकार ने नेपाल की सरकार ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन चीन ने फिर 8 दिन बाद 10 मई को एक फिर से ट्वीट किया, इस ट्वीट को तो डिलीट कर दिया, और 10 मई को फिर से ट्वीट किया और इसमें लिखा चाइना एंड नेपाल बॉर्डर। इसमें इन्होंने अपनी गलती सुधार ली। 8 दिन हो गए थे और 8 दिन में नेपाल की सरकार नहीं जागी। लेकिन जिस दिन हमने ये डिक्लेयर किया कि जी हमारी रोड बन गई है, उसी दिन इनको अगले दिन ही बुखार हो गया कि जी इन्होंने रोड कैसे बना ली। तो क्यों ना लगाए हम आरोप नेपाल की सरकार पे कि ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये सीधा चीन का समर्थन कर रही है और भारत का विरोध कर रही है। क्लियर। अब देखते हैं इसमें चीन की भूमिका क्या है। अब बताया है अभी कि जो फिलहाल सरकार है चीन का समर्थन प्राप्त है उसे। अब हुआ क्या, सरकार को गिरने से बचाया। अब सरकार को गिरने से कैसे बचाया, अभी इस कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है जिसकी सरकार है, इनके नेताओं में आपस में झगड़ा हो गया था, ठीक है। और ये लग रहा था कि ये पार्टी टूट जाएगी, और अगर पार्टी टूट गई तो बहुमत किसी के पास बचेगा नहीं और सरकार गिर जाएगी, दोबारा से इलेक्शन होंगे। तो जो चाइना की दूत है नेपाल में, उस दूत ने ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं इन सब से बात की, और ये नहीं कि पर्दे के पीछे, ऑफिशियली सबसे, न्यूज़पेपर में सब में छपा था, सबसे बात की। और इनकी सरकार को जो भी गुस्सा थे पार्टी से, ये सबको मनाया और सरकार गिरने से बचा ली। अब जाहिर सी बात है, जो ओली फिलहाल वहां के प्रधानमंत्री हैं, केपी ओली, अब वो प्रधानमंत्री फिलहाल हैं सिर्फ चाइना की वजह से, वरना इनकी सरकार गिर जाती। तो वो क्यों नहीं चीन का सपोर्ट करेंगे, और वैसे भी कम्युनिस्ट पार्टी है, चीन का तो सपोर्ट करेगी। और दूसरा क्या है, डोकलाम विवाद। याद होगा 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था, तो उस टाइम चीन ने यही कहा था। देखो डोकलाम विवाद था क्या, भूटान और चीन के भी बीच में जगह थी, है ना। अब लेकिन भूटान और भारत की मित्रता की संधि है ना। तो अब हमने क्या किया, हमने अपनी फोर्स भेज दी थी, क्योंकि भूटान तो चीन का सामना कर नहीं सकता। तो उस टाइम चीन ने भी यही कहा था कि आपका विवाद है, मतलब भारत से कहा था कि आपका विवाद है नेपाल में काला पानी को लेकर, और अगर आपका वहां पे विवाद हुआ और हमने वहां पर अपनी फोर्स भेज दी तो क्या होगा। ये चीन कह चुका है, ऑफिशियली कह चुका है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि डोकलाम विवाद उसे याद है, और उसने ये वार्निंग दी थी कि काला पानी में विवाद होगा तो हम नेपाल का समर्थन करेंगे। वैसे ऑफिशियली तौर पर अभी चीन ने नेपाल का समर्थन नहीं किया है इस विवाद में। समझ में आया ये? तो चीन की भूमिका क्या है। अब देखते हैं ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा, अब मैं कह रहा हूं ना कि ये जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है ये चीन से इतनी प्रभावित क्यों है। अब मैं बेस्ट एग्जांपल देके आपको बताऊंगा है क्या। देखो कम्युनिस्ट पार्टी भारत में भी है ना, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में भी है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी अंग्रेजों के जमाने की पार्टी है। जब भारत इंग्लैंड की कॉलोनी थी तब ये सीपीआई बनी थी। अब जब सबसे पहले जो कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी ना, वो हुई थी यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसे आज रूस कहते हैं, वहां पर हुई थी। ठीक, तो होता क्या है, भारत में जितनी भी कम्युनिस्ट नेता थे उनकी पूरी की पूरी जो विचारधारा थी ना, वो यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे उनसे मिलती थी। ठीक है, अब साल आता है 1939। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 1939 में होता क्या है कि जर्मनी, हिटलर और सोवियत संघ मतलब रूस, उस टाइम पे तो सोवियत संघ ही था, आज रूस है, तो सोवियत संघ और जर्मनी के बीच में एक संधि होती है कि जी हम दोनों मित्र की तरह रहेंगे। तो और जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी थी वो तो यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ को मानती ही थी।
तो भारत के जो कम्युनिस्ट नेता है वो भी कहने लगे कि ये जो अंग्रेज है ना, ये एक तरीके से बेकार हैं और हम इनका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर विरोध कर रहा था, सोवियत संघ विरोध कर रहा था, इसलिए यहां के नेता भी विरोध में आ गए। ठीक है जी। अब होता क्या है, 1941 वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। 1941 में जर्मनी उस संधि को तोड़ देता है और सोवियत संघ पे आक्रमण कर देता है। अब सोवियत संघ पे जब आक्रमण होता है तो सोवियत संघ अंग्रेजों से, इंग्लैंड से हाथ मिला लेते हैं। तो उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है भारत में, अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये जो युद्ध है ना, अब जो है हम अंग्रेजों का साथ देंगे। मतलब तुरंत चेंज हो गए, अंग्रेजों का साथ देंगे। क्यों देंगे? क्यों? क्योंकि जो उनके गुरुजी बैठे हैं सोवियत संघ, तो वो क्योंकि अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, तो अब भारत के जो नेता हैं वो भी अंग्रेजों का साथ देने लगे। मतलब पहले तो विरोध कर रहे थे, अब साथ देने लगे। अब साल आता है 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी, कांग्रेस सब अंग्रेजों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, है ना। करो या मरो का नारा दिया गया था। अब लेकिन यहां पर जो कम्युनिस्ट नेता हैं वो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। अब खुद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में जहां भारत से अंग्रेजों को निकालने की बात हो रही है, वहां ये कम्युनिस्ट नेता जो कम्युनिस्ट नेता हैं, ये अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर अंग्रेजों का साथ दे रहा है वर्ल्ड वॉर में, इसलिए ये भी अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। ठीक। एक और बात बताते हैं, 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो चीन भी कम्युनिस्ट, तो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, उनके बहुत सारे नेताओं ने इस युद्ध में भारत की गलती मानी। उन्होंने खुला चीन को सपोर्ट किया। ये कहा कि जो अक्साई चीन वाला रीजन है ना, वो तो चीन का ही है, हम उस पर कब्जा करने के लिए जा रहे थे, इसीलिए चीन ने हम पर आक्रमण किया। मतलब भारत के नेता हैं लेकिन चीन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ये जो विचारधारा होती है, ये यही मानते हैं कि जो बड़े कम्युनिस्ट नेता हैं वो जो कर रहे हैं वो ही ठीक कर रहे हैं। अब समझ में आया ये विचारधारा क्या है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन में भी जो भारत के कम्युनिस्ट नेता हैं, उन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि जो यूएसएसआर था वो अंग्रेजों का साथ दे रहा था। और भारत चीन युद्ध में भी भारत के ही कम्युनिस्ट नेता ने चीन का साथ दिया था। बहुत सारे, सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे नेताओं ने चीन का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट देश है। अब खुद सोचो, जब भारत के नेता ऐसा कर सकते हैं तो नेपाल तो एक दूसरा देश है। तब समझ में आया कि वहां के नेता जो है वो चीन का इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम दुनिया में जो सबसे बड़ा कम्युनिस्ट देश है कौन सा है? चीन है। तो इसीलिए सभी देशों की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपना आइडियल मानती है किसे? चीन की कम्युनिस्ट सरकार को, और वहीं से ही उनकी विचारधाराएं मिलती हैं। क्लियर? अब देखते हैं मालदीव। अच्छा, मालदीव, अब एक बात देखिए, तो क्या अब हमें ये लगता है कि नेपाल और भारत ये जो है ये आपस में दुश्मन हो चुके हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ क्यों नहीं है? एक मालदीव के एग्जांपल से प्रूव करके बताएंगे। देखो, मालदीव के साथ भी अभी 2-3 साल पहले हमारे रिलेशन खराब हो गए थे। रिलेशन क्यों खराब हो गए थे? बिल्कुल वही, क्योंकि मालदीव में ऐसी सरकार आ गई थी जिसे चीन का समर्थन प्राप्त था, और उस टाइम पे मालदीव ने भी बहुत सारे भारत विरोधी बयान दिए थे। अब लेकिन जो इस समय मालदीव में सरकार है वो भारत की समर्थित सरकार है, वो भारत को सपोर्ट करती है। ठीक। तो अभी हुआ क्या? कोरोना चल ही रहा है, तो हुआ क्या, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जितनी भी मुस्लिम्स कंट्री हैं उनका ये ग्रुप है। ठीक। तो इनकी अभी मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में हमारा पड़ोसी देश, प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने यहां पर क्या किया, यहां पर एक बिल रखा कि जी भारत में ना मुस्लिमों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, कोरोना की वजह से मुस्लिमों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, तो आप जो है भारत पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दीजिए। ठीक। लेकिन मालदीव ने इस चीज को खारिज कर दिया कि नहीं, भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मालदीव ने हमें सपोर्ट किया। जहां अभी 2-3 साल पहले मालदीव ऐसे भारत विरोधी बयान दे रहा था, और इस समय मालदीव ने पूरा हमारा साथ दिया, और इस चीज को पाकिस्तान, जहां उसे लग रहा था कि यहां तो सब मुस्लिम देश हैं और हमारा काम हो जाएगा, मालदीव ने उस बिल को ब्लॉक कर दिया।
तो ये मत समझिएगा कि नेपाल में ये चीज है तो नेपाल और भारत दुश्मन हो चुके हैं, ये सब हो चुका है। कुछ नहीं हुआ है, बहुत अच्छे रिलेशन है। भारत और नेपाल की जो मित्रता की संधि है 1950 में, हम सबको पता है ना कि नेपाल की जो सीमा है वो समुद्र से नहीं मिलती है ना। तो नेपाल का जितना भी व्यापार होता है समुद्रों के रास्ते वो कोलकाता बंदरगाह ही से तो होता है। और हम सबको पता है कि नेपाल के जो बंदे होते हैं वो इंडियन आर्मी में आ सकते हैं और कितने सारे नेपाली भारत में काम करते हैं। तो कोई तूल देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक पार्टी की विचारधारा है जो ये सब कर रही है। और ये खुद नहीं कर रही है क्योंकि इनका आइडियल कौन है? चीन है। तो ये चीन करा रहा है इनडायरेक्टली रूप से। ये जो नेपाल के बयान है ना, ये चीन के बयान है। क्लियर है? तो अब समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है। ठीक, तो फिर ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार और धन्यवाद।